के सुपर हिट बुलेटिन सोनमर्ग से लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका। सभी के साथ आपसे वादा किया था कि सोनमर्ग से आपको पूरा बुलेटिन दिखाएंगे फिट इंडिया का, तो हम आ पहुंचे हैं सोनमर्ग में। तो आज सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों से, यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पीछे जो नदी आपको नजर आ रही है, ये वही सिंधु नदी है जिसका पानी भारत ने पाकिस्तान के लिए रोका और जिसकी संधि को रद्द किया गया, और इसी नदी का पानी रोके जाने से पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तड़प रहा है। तो आपको ये भी साथ साथ बता देते हैं कि सोनमर्ग का जो इलाका है वो पड़ता है चाइना के पास में। इससे पहले हम गुलमर्ग में थे और उससे पहले पहलगाम में थे, वो पाकिस्तान के पास में पड़ता है। लेकिन जब सोनमर्ग की बात आती है तो ये चाइना के पास पड़ता है, इससे आगे लेह लद्दाख है। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसी साल जो है सोनमर्ग टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि यहाँ सोनमर्ग को बाकी सभी रास्तों से जोड़ती है और लेह लद्दाख की यात्रा को आसान बनाती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ से बालटाल बहुत नजदीक पड़ता है, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। आप भी हो सकता है अमरनाथ की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे होंगे, तो ये वही वादियां, यहाँ से 20 किलोमीटर बालटाल पड़ता है। बालटाल और पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और बालटाल से महज 13 से 14 किलोमीटर के अंदर अमरनाथ में जाकर आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेते हैं। और सबसे छोटा रास्ता यहीं से होकर निकलता है बालटाल से। तो देखिए, सोनमर्ग हम आप पहुंचे हैं और आज शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। कश्मीर में है तो पहली खबर कश्मीर से ही ले लेते हैं। जैसे ही फारूक अब्दुल्ला पहुंचे और उन्होंने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, उनको देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सपना है या फिर हकीकत है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और इसके बाद उन्होंने कहा, माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। बुलावा आया है, माता का आया है बुलावा, शेरा वाली। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने अपने सिर पर सफेद हैट और आंखों पर काला चश्मा पहने हुए थे। जैसे ही वो कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरे, भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने मीडिया से कहा, माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है। बुलावा आया है, माता का आया है बुलावा, शेरा वाली। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर और बाकी देश के बीच एक ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाएगा। ये जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाला सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि जब वो चिनाब ब्रिज पार कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के कि क्या ये सच में हो रहा है। आज वो दिन आ गया है जब हम कश्मीर से पूरे देश में ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने भी पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया था। अगली खबर आपको अहमदाबाद से बताने वाले हैं, जहां पर रथ यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, ताकि सुनिश्चित किया जाए कि जो रथ यात्रा है वो सुरक्षित तरीके से निकाली जाए। क्योंकि इससे पहले श्रुतिका में याद है कि बेंगलुरु में भगदड़ हो गई थी, उसकी तस्वीरें आपने देखी थी। उस तस्वीर के आने के बाद में हर एक कदम बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया जा रहा है। इस बार ये माना जा रहा है कि अहमदाबाद की इस रथ यात्रा में टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का तालमेल इस तरीके से बिठाया जाएगा कि वहां पर सुरक्षित रहेंगे सभी लोग और आराम से सावधानी पूर्वक ये यात्रा निकाली जा सकेगी और साथ ही भक्ति रथ वहां पर देखने को मिलेगा। अहमदाबाद की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का वो भव्य उत्सव जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए। बेंगलोर में हुई भगदड़ जैसी घटना को रोकने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एआई तकनीक की मदद लेने का फैसला किया है। इसके लिए अहमदाबाद के करीब 3000 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों की लाइव फीड को एक खास सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर रियल टाइम में बताएगा कि इस इलाके में कितनी भीड़ है और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो भीड़ को सुरक्षित कहां ले जाया जाए। ये हाईटेक सिस्टम न सिर्फ भीड़ में लोगों की तादाद तो गिनेगा, आसपास की खाली जगहों की जानकारी भी देगा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इस बार रथ यात्रा के दौरान 15 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर होंगे, इसीलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अहमदाबाद पुलिस ने कमर कस ली है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का ये एंटी स्टैम्पेड सॉफ्टवेयर रथ यात्रा के पूरे रास्तों पर नजर रखेगा, ताकि कोई अनहोनी ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो पाकिस्तान का फेक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसकी पोल खोलने के लिए जो विदेशी डेलीगेशन गया था, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 33 देशों में वो गए थे और 7 डेलीगेशन लौटे और उन्होंने पीएम से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात में इन सभी डेलीगेशन के सदस्यों ने अपना जो अनुभव था वो प्रधानमंत्री को
बताया, साझा किया और ये बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की जो जानकारियां हैं वो विदेशों में जानकारी उनको साथ में दी गई और साथ साथ में कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया। ज्यादा जानकारी आपको एक रिपोर्ट में देते हैं। आतंक के मुल्क पाकिस्तान की दुनिया में पोल खोलने के बाद भारत लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर सभी डेलीगेशन के सदस्य मौजूद रहे। इन सदस्यों ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को जानकारी देने वाले इन सांसदों ने गर्मजोशी के साथ पीएम से मुलाकात की। तो पीएम मोदी ने भी एक एक सांसद के पास जाकर उनसे इस यात्रा के अनुभव के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पार्टीवाद से उठकर देश के लिए सभी दलों के नेता एकजुट नजर आए। पीएम मोदी शशि थरूर से मिले, उनसे रिपोर्ट ली। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। कांग्रेस के आनंद शर्मा से भी पीएम ने गर्मजोशी से मुलाकात की। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी की सुप्रिया सुले और डीएमके की कनी मोझी से पीएम मोदी ने मुलाकात की और उनके विदेश दौरे के अनुभवों की जानकारी ली। भारत ने 7 डेलीगेशन भेजे थे जो दुनिया के अलग अलग 33 देशों में गए थे और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों किया, इन सांसदों ने दुनिया को बताया। पीएम मोदी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ डिनर किया। वो लॉन में अलग अलग टेबलों पर गए, सबके अनुभव सुने। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, क्योंकि मेरे उसका भी मुलाकात नहीं थी उनसे आज से पहले। फिर उन्होंने तारीफ किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इन प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अलग अलग देशों में हुई बैठकों और अनुभवों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इस प्रतिनिधि मंडल का मकसद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय एकता का संदेश देना था। तो सोनमर्ग में क्योंकि हम कैंपिंग पॉइंट पे हैं और यहाँ बहुत सर्दी है, श्रुति का टेम्परेचर आप बता रही थी कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। साक्षी कपा रही हूँ मैं, देखिए बोलने और इसी वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स कर ले। लेकिन इस बीच खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया के सुपर बुलेटिन में जारी। अगली खबर आपको बताएंगे डेलीगेशन से जुड़ी हुई ही, क्योंकि ओवैसी डेलीगेशन में डिनर नाइट जो आयोजित थी, जहाँ पर सभी सदस्य मौजूद रहे डेलीगेशन के, वहाँ पर ओवैसी मिसिंग रहे। एक्चुअली ओवैसी वहां पर पहुंचे डेलीगेशन से, जब वो गए थे पाकिस्तान की, उन्होंने जमकर धुलाई की और उन्होंने पाकिस्तान के डीप फेक एजेंडे का पूरी तरीके से उसको एक्सपोज किया। लेकिन वजह क्या रही कि जब पीएम मोदी बाकी सदस्यों के साथ थे तो वो नजर नहीं आई, ये जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पीएम मोदी ने ऐसी टीम को दुनिया के दौरे पर भेजा जिसे देखकर दुनिया के कई मुल्क हैरान रह गए। सबसे ज्यादा चर्चा हुई ओवैसी वाली डेलीगेशन की, जिसकी अध्यक्षता जय पांडा कर रहे थे। डेलीगेशन के बाकी सदस्यों के साथ ओवैसी को भी पीएम मोदी से मिलना था, लेकिन अचानक एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से ओवैसी को विदेश जाना पड़ गया। इस वजह से ओवैसी पीएम मोदी के साथ डेलीगेशन सदस्यों की मुलाकात में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि दुनिया के कई मुल्कों में जाकर ओवैसी ने पाकिस्तान की लंका जरूर लगा दी। ओवैसी ने मुस्लिम मुल्कों की जमीन पर पहुंचकर पाकिस्तान के नैरेटिव को तार तार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा वो आतंकवाद से पीड़ित है। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान है। पाकिस्तान ने कहा भारत ने हमला किया। ओवैसी ने कहा भारत ने आतंकवाद पर अटैक किया। पाकिस्तान ने कहा भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। ओवैसी ने कहा भारत में 20 करोड़ मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा भारत आतंकवाद फैला रहा है। ओवैसी ने कहा भारत सालों से आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान ने कहा हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान मानवता के लिए दुश्मन है। पाकिस्तान ने कहा हम भारत को करारा जवाब देंगे। ओवैसी ने कहा मलेरिया की दवा बना नहीं पा रहे, भारत से क्या टक्कर लोगे। पाकिस्तान बात बात पर मुस्लिम देशों का हवाला देता है कि वो उसके साथ हैं। उन्हीं देशों में ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर धोया। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है
कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। ओवैसी का ये अंदाज देखकर पाकिस्तान भी हैरान है और परेशान भी, क्योंकि पाकिस्तान की धुलाई करने एक भारतीय मुस्लिम नेता पहुंचा था, जिसने पाकिस्तान के आतंकी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच बहुत तेजी से चल रही है और अब सोनम रघुवंशी को शिलांग लेकर जाया गया है। वहां पर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होने वाली है, पूछताछ होने वाली है। गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में मेघालय पुलिस के द्वारा ये कहा गया था कि इसकी कस्टडी जो है वो मेघालय में ली जाएगी और उसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल मेघालय सोनम पहुंच चुकी है, बाकी अन्य मुख्य आरोपियों को भी मेघालय पहुंचाया जा रहा है। सीन रिक्रिएट आज किया जा सकता है। बिल्कुल, और 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है सोनम रघुवंशी की, और 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर ही शिलांग लेकर गई है मेघालय पुलिस। बाकी आरोपियों को भी शिलांग लाया जा रहा है, जहां से सारे आरोपी आमने सामने होंगे, तो फिर वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। उसके बाद में क्राइम सीन रिक्रिएशन किया जाएगा कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रात के 2 बज रहे हैं और फिलहाल मैं मौजूद हूँ गणेश दास हॉस्पिटल में और ये शिलांग में है। और लगातार अगर सोनम रघुवंशी की अगर बात करें, जो प्राइम अक्यूज्ड है राजा रघुवंशी की मर्डर केस में, उनको लगभग 10 साढ़े 10 बजे उनका फ्लाइट लैंड किया है और उसी के साथ साथ उनका जो मेघालय पुलिस टीम के साथ जो एकम्पनी था, उन्हीं के साथ साथ वो गुवाहाटी से बाई रोड मेघालय की तरफ आए हैं और मेघालय में वो आके शिलांग में आके सेंट्रल पुलिस स्टेशन जो है सदर पुलिस स्टेशन में वो रुके हैं। फिर वहाँ पे कुछ देर उन लोगों का आपस में जो भी पेपर वर्क्स था या फिर जो भी रिमांड था वो बातचीत होके उसके बाद सोनम को इसी हॉस्पिटल में जो हम आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे सोनम को इस हॉस्पिटल में लेके आया है मेडिकल टेस्ट के लिए। फर्दर क्या प्रोसीजर है, क्या है वो अभी आगे के जो करी होगी, आगे की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसी के साथ साथ हम लोगों को पता चलेगा। और लगातार हम इस केस में जुड़े हुए हैं, जितने भी करी मिल रहे हैं वो हम आपको लगातार देते आ रहे हैं। और जैसे कि थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन ये भी था कि उसको उनको सोनम रघुवंशी को शायद और दूसरे किसी जो हॉस्पिटल उस पर लिया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इनको गणेश दास, ये जो हॉस्पिटल है शिलांग में ही है, जो सदर पुलिस स्टेशन है उससे काफी नजदीक है, यहाँ पे लेके आ गया है, मेडिकल टेस्ट के लिए लेके आया है। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता जुड़ गई है शिलांग से सीधा लाइव, जो कि सदर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। पूजा, अपडेट क्या है मौजूदा? आज सीन रिक्रिएशन की भी बात की जा रही है, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, आप जो है अब तेज हो चुकी है। कल रात को सोनम रघुवंशी जो प्राइम अक्यूज्ड है और राजा रघुवंशी की पत्नी उसे के रास्ते और उसके बाद ही उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। जैसा कि अनामिका भी बता रही थी कि गणेश दास अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप हुआ और उसके ही है सोनम रघुवंशी। और आते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जो है उन 4 आरोपियों को भी गुवाहाटी जब लैंड लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपकी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आपसे एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी दे देते हैं। बिल्कुल, तो राजा रघुवंशी जिस बर्बरता के साथ हत्या की गई उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सोनम और उसके साथियों के खिलाफ भी जमकर नाराजगी देखी जा रही है। पहले सिंपैथी थी सोनम के प्रति पूरे देश की, लेकिन अब वो गुस्से में तब्दील हो गई है। गुस्सा इतना ज्यादा है कि एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने तक की कैसे कोशिश की गई, आपको जानकारी और जो तस्वीरें हैं वो रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर पूरा देश गुस्से में है। सोनम ने जो किया उसको लेकर हर तरफ आक्रोश है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले सोनम के साथियों के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी है। तभी तो इंदौर एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग यात्री राजा के गुनहगारों को थप्पड़ मार
मारने से खुद को नहीं रोक पाई। पुलिस जब चारों आरोपियों को लेकर जा रही थी तभी एक बुजुर्ग ने आरोपी को थप्पड़ मारा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि इन लोगों ने इंदौर शहर के नाम को बदनाम किया है। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। उनको फांसी देना चाहिए। थप्पड़ भी मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ है और प्लानिंग से मारा है लड़की ने। फांसी, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। ये वाकया तब हुआ जब राजा हत्याकांड के आरोपी राज, विशाल, आकाश और आनंद को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस शिलोंग लेकर जा रही थी। एक आरोपियों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर एयरपोर्ट से, सभी चारों को एयरपोर्ट पर आरोपी को थप्पड़ मारने वाले शख्स की पहचान सुशील लखवानी के रूप में हुई है। एक कॉमन मैन की तरफ से मारा गया ये थप्पड़ इस बात का गवाह है कि राजा हत्याकांड से लोगों में कितना गुस्सा है, फिर चाहे वो कोई इंदौर का रहने वाला शख्स हो या फिर किसी दूसरे शहर का। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन जारी है, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे अंदर फंसे रहे, जद्दोजहद करते रहे बाहर निकलने की, कैसे इनको बाहर बचाया गया, लाकर आपको दिखाते हैं। लिफ्ट नहीं खुलने से मच गया कोहरा, मुश्किल में फंसी थी बाल बाल बचा पूरा परिवार। देखिए कैसे ये बड़ा हादसा टल गया। यहाँ एक परिवार के 6 लोग इस लिफ्ट में फंस गए। पूरी परिवार लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर जा रहा था, तभी अचानक लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा जाम हो गया और लोग अंदर फंस गए। आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया था, काफी शोर भी मचाया, कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल में भाई साहब आए काफी देर बाद, और क्योंकि यहाँ से बाहर तक आवाज ही नहीं जा रही थी। करीब 45 मिनट तक उन्होंने लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार परिवार वालों ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस की पीआरवी टीम फौरन मौके पर पहुंची। लिफ्ट का दरवाजा इतना जाम था कि उसे खोलना आसान नहीं था। पुलिस वालों ने लोहे की रॉड और दूसरे औजारों से मेहनत की और आखिरकार दरवाजा खोल दिया। 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद परिवार के सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अच्छी बात यह रही कि किसी को चोट नहीं। मुजफ्फरनगर से अगली खबर हम आपको बताने वाले हैं, जब कुछ महिलाओं ने मिलकर एक महिला को जमकर पीट दिया और इस पूरी मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। भरने के बाद ही एयरक्राफ्ट हवा में हिचकोले खाने लगा, जिसके बाद क्रैश लैंडिंग जब हो रही थी तो उसके बाद वो हादसे का शिकार हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जो एयरक्राफ्ट था उसके अंदर जो पायलट्स थे उनका क्या हुआ। देखिए, रनवे का एयरक्राफ्ट खेत में पहुंचा। क्रैश लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा, एयरक्राफ्ट को हुआ बड़ा नुकसान। हादसे का ये वीडियो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है, जहां खजुराहो एयरपोर्ट पर हादसा हो गया। यह हादसा ट्रेनी एयरक्राफ्ट के क्रैश लैंडिंग के वक्त हुआ। देखिए कैसे रनवे से फिसलकर खेत में चला गया एयरक्राफ्ट। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक पायलट ने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी, लेकिन अचानक तकनीकी समस्या आ जाने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। क्रैश लैंडिंग करते समय ये एयरक्राफ्ट खजुराहो रनवे पर ही फिसलकर खेतों में घुस गया। बताया जा रहा है कि जिस समय ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट VT-VPI उड़ान भरा उस समय उसमें 2 पायलट मौजूद थे। उड़ान भरते ही प्लेन अचानक हिचकोले खाने लगा और संतुलन बिगड़ने की वजह से तेजी से जमीन पर गिरने लगा। इसके बाद तुरंत पायलट ने ATC से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी और सिग्नल मिलते ही उसे रनवे पर लैंड टच ग्राउंड कराने की कोशिश की। साक्षी, इस वक्त हम सोनमर्ग में हैं और सोनमर्ग की पहाड़ियां देखिए कितनी सुंदर है और ऐसे ऋषिकेश की भी है, लेकिन अगर वहाँ पे फंस जाए तो क्या होगा? तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इसीलिए रात के अंधेरे में कहा जाता है कि आप ट्रैक पे ना जाए। ट्रैकिंग का टाइमिंग भी इसलिए दिन का ही रखा जाता है अमूमन। जो अगली खबर है ये ऋषिकेश से आ रही है, जहाँ पर एक पहाड़ी पर शख्स फंस गया था और SDRF की टीम ने उसे बचा लिया। दरअसल रात के अंधेरे में ये शख्स पहाड़ी पर फंस जाता है। तपोवन की ये पहाड़ियाँ होती है। अंधेरे में कैसे SDRF की टीम इस शख्स तक पहुंची, कैसे इसका रेस्क्यू किया गया, देखिए। रात के अंधेरे में शख्स की तलाश, रेस्क्यू में जुटी SDRF की टीम, पहाड़ी पर फंसे शख्स को निकाला। बचाव कार्य का ये वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का है, जहां के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में एक शख्स को बचाया गया। जिस शख्स को बचाया गया है उसका नाम देवा है। देवा नाम का ये शख्स तपोवन इलाके में एक पहाड़ी पर फंस गया था। रात के अंधेरे में उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। मारे डर के ये चिल्लाने लगा, बचाने की पुकार लगाने लगा,
जिसे पास के ही एक होटल कर्मचारी ने सुन लिया और उसने इसकी जानकारी एसडीआरएफ को दी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अंधेरा गहरा था, लेकिन जज्बा ऐसा कि बचाव कार्य को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। बताया जा रहा है कि देवा महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला है और तपोवन में वो एक पहाड़ी पर फंस गया। बाहर निकलने की कोशिश में वो और मुश्किल में फंस गया। गनीमत ये रही कि उसकी आवाज होटल स्टाफ तक पहुंच गई, जिससे उसे सही सलामत बचा लिया गया। गुजरात के वडोदरा से अगली खबर हम आपको बताने वाले हैं, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स जो थे वो सड़क पर चल रहे थे, लेकिन अचानक से एक सांड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और जैसे ही सांड ने बुजुर्ग शख्स के ऊपर हमला किया, कौन है? भीड़ लगी है, पुलिस पहुंची है, लोग परेशान हैं। बस एक ही सवाल है कि क्या यही मोहब्बत का अंजाम है? जिससे प्यार किया, शादी की। आरोप है कि सिर्फ 4 महीने में ही पति ने हत्या कर दी। ये वीडियो पंजाब के लुधियाना का है, जहां के फतेहगंज इलाके में एक महिला के हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान राधिका के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो 4-5 दिन पहले ही अपने पति सुनील के साथ इस इलाके में शिफ्ट हुई थी। राधिका ने करीब 5 महीने पहले सुनील से लव मैरिज की थी। दरअसल लड़की से मिलने उसका भाई पहुंचा तो अंदर पंखा चल रहा था और कमरे में ताला लगा हुआ था। तेज बदबू आने की वजह से जब मृतका के भाई ने ताला तोड़ा तो फर्श पर बहन का शव देखकर हैरान रह गया। लुधियाना पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है क्योंकि लड़की का हाथ बंधा हुआ था और पति फरार है। फिलहाल पुलिस फरार पति की तलाश में है ताकि इस हत्याकांड का खुलासा किया जा सके। पहाड़ी इलाके उमर शांत होते हैं, अतिक्रमण यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं नजर आता है। लोग आते हैं, कैंप कर चले जाते हैं। लेकिन अगली खबर अतिक्रमण से जुड़ी हुई आपको बताएंगे। शाहजहांपुर में आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं, वहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए सेना टैंक लेकर पहुंची और वहां से अतिक्रमण हटाए गए, क्योंकि ये जो अतिक्रमण किया हुआ था ये आर्मी कैंप के एरिया में था। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जब सेना के जवान वहां पर उतरते हैं तो उसके बाद सबकी हवा टाइट हो गई। इसे तो जरूर देखना पड़ेगा। देखिए, ये बुलडोजर एक्शन आर्मी कैंट की जमीन पर। यूपी में अभी तक आपने योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखा था। अब सेना भी अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन चला रही है। यूपी के शाहजहांपुर में आर्मी कैंट की जमीन पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा जमा रखा था। यहां तक कि दुकानें, मकान सब कुछ बना डाला। जिला प्रशासन और आर्मी कैंट ने कई बार वार्निंग नोटिस चिपकाए, लेकिन अतिक्रमण करने वाले टस से मस नहीं हुए। वहीं जब प्रशासन की टीम मौके पर बुलडोजर के साथ पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। अतिक्रमणकारियों ने पुलिस और प्रशासन को घेर लिया। विरोध में नारे शुरू हो गए। पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन तभी आर्मी कैंट ने अपने जवान भेज दिए। सेना के जवान जैसे ही मौके पर पहुंचे, अतिक्रमण करने वाले भागते नजर आए। देखते ही देखते बुलडोजर ने अवैध दुकानें और मकान ढा दिए। अब प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी चलेगा और जो भी गलत कब्जा करेगा उसकी खैर। सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों से खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे टाइगर एक शरारती बंदर से परेशान हो गया और छत पर। तेजल बेन नाम की महिला वडोदरा नगर पालिका में अपने छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने गई थी, लेकिन जब अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वहां जमा कराया तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। तेजल के बच्चे का जन्म सूरत में हुआ था। सूरत नगर निगम से जारी बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का पूरा नाम नहीं था। ऐसे में तेजल ने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया और लोकल एजेंट का सहारा लेकर बच्चे का दूसरा फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया। आधार कार्ड बनवाने के प्रोसेस में ये फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। सूरत कॉर्पोरेशन में जहाँ पे इश्यू हुआ था वहाँ पे जाके उनको एप्लीकेशन देनी थी कि मुझे पूरा नाम चाहिए, तो वो लोग करेक्शन करके दे देते हैं। लेकिन वो सूरत ना जाने की वजह से ऐसे जो एजेंट घूमते हैं वहाँ पे जाके उन्होंने 500 रुपीज़ के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मजाक नहीं है। इस खुलासे के बाद फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले एजेंट की गिरफ्तारी तो हुई ही, तेजल बेन को भी वडोदरा पुलिस ने सरकारी कागजों से छेड़छाड़ के आरोप में हिरासत में ले लिया। वडोदरा में पिछले एक हफ्ते में आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के 3 मामले पकड़ में आ चुके हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। साक्षी, एक बात मुझे बताइए, आईडी कार्ड किसका बनवाते हैं हम लोग नॉर्मली? लोगों का बनवाते हैं, ह्यूमंस का बनवाते हैं बेसिकली। लेकिन जो
अगली खबर है वो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, जहाँ पे इन्होंने हाथियों के आईडी कार्ड बनवाए हैं। आपको बताएंगे हाथियों के आधार कार्ड, आईडी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे किया जा रहा है, डिटेल्स क्या है। और मुझे तो लगता है कुछ दिनों में इन घोड़ों के भी इसी तरीके से बनने लग जाएंगे जैसी खबरें सामने खड़े हुए हैं यहाँ। हाथियों की पहचान के लिए पहचान पत्र। सुनने में थोड़ा हटके है ना, लेकिन ये सही है। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने हाथियों की पहचान के लिए पहचान पत्र बनाने की पहल शुरू की है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन अब हाथियों की विशेष आईडी बना रहा है। इससे हाथियों की सटीक संख्या और उनके झुंड की जानकारी मिल सकेगी। इस पहल के तहत हाथी विशेषज्ञ मौके पर जाकर हाथियों के सिर, कान, पूंछ और पीठ की तस्वीरें लेते हैं। इन तस्वीरों के आधार पर आईडी बनाई जाती है। हाथियों को E1 से शुरू होने वाले नंबर दिए जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था से हाथियों की निगरानी और पहचान आसान हो जाएगी। इसके साथ ही उनके मूवमेंट की जानकारी भी प्रबंधन के पास रहेगी। अब तक 12 हाथियों की आईडी बन चुकी है। 8 अन्य हाथियों की एक तरफ से फोटो ली गई है। टाइगर रिजर्व की टीम सुरक्षा का विशेष ध्यान रखती है। वो सुनिश्चित करते हैं कि फोटो लेते समय जंगली हाथी टीम को नुकसान न पहुंचाए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगभग 80 हाथी हैं। सभी की आईडी बनाई जाएगी। उत्तर भारत में खास करके दिल्ली एनसीआर में काफी गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने और ज्यादा गर्मी पड़ने के लिए जो अनुमान है वो भी जारी कर दिया है। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर ठंडक है, यहाँ पर 60 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन साउथ अफ्रीका से आपको खबर दिखाएंगे जहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है इस मौसम में। तो बार की